युविका एक ऐसी जगह रहती है जहां पर लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। यही कारण है कि वहां लड़कियों की संख्या बहुत कम है और लड़कों की अधिक। इसलिए वहां घर में जितने भी लड़के होते हैं उनकी शादी एक ही लड़की से करवा दी जाती है। युविका की शादी भी एक ऐसे ही घर में हुई है जहां उसके 5 पति है। युविका अपने पहले पति वरुण से कहती है, वरुण, आपसे मैंने कहा था ना कि छत पर कपड़े सुखा दो, आप भूल गए? गीले कपड़े ऐसे ही रखे हैं। देखो अब कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माफ करना युविका, मैं टीवी देखने लग गया था। मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा था ना, सातन की बारात। पता है उसमें पति तीसरी शादी करने वाला है। चुप रहो आप। पहली शादी आपकी इतनी मुश्किल से हुई और सीरियल देख रहे हो 3-3 शादियों की। जाओ कपड़े सुखा कर आओ। अब युविका अपने दूसरे पति मिहिर के पास जाती है। मिहिर, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया? इतनी देर से क्या कर रहे हो आप? और ये फोन में क्या देख रहे हो? युविका, मैं गाने सुन रहा हूँ। देखो ना कितना अच्छा गाना आ रहा है। तू मेरा 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 हीरो नंबर 1। गाना सुन लिया हो तो खाना बनाओ, खाना। अभी सब लोग खाना मांगेंगे तो क्या दोगे? लाओ इधर मोबाइल दो। युविका मोबाइल लेकर चली जाती है और अपने तीसरे पति विवान के पास जाकर उससे कहती है, विवान, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तुम अभी तक झाड़ू लगा रहे हो? सुबह से क्या कर रहे थे? अब मैं रात को कपड़ों पर इस्त्री कर रहा था तो लेट सोया और सुबह लेट उठा, इसलिए काम के लिए भी लेट हो गया। क्यों झूठ बोल रहे हो? कपड़े तो आपने रात को 9 बजे तक इस्त्री कर लिए थे। बहाने तो एक से बढ़कर एक है सबके पास। सबके सब एक नंबर के कामचोर हैं। अब युविका अपने चौथे पति सुयश के पास बाहर गार्डन में जाती है। ये क्या कर रहे हो आप? मैं एक्स्ट्रा घास काट रहा हूँ। सुबह से आपकी एक्स्ट्रा घास नहीं कटी। आपका बस चले ना तो आप गार्डन में ही बैठे रहो। कल से अपना बिस्तर भी यहीं लगा लेना। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं सो सकता। आपको पता है ना युविका जी, यहाँ पर कितने मच्छर होते हैं। सारे मच्छर मिलकर मुझे अपने साथ उठा ले जाएंगे, फिर गार्डन की घास कौन काटेगा? जिस तरह से आप पेड़ पौधों से प्यार करते हो, आपकी शादी किसी नीम या बरगद के पेड़ से होनी चाहिए थी। अब जल्दी चलो, अंदर बहुत काम पड़ा है। एक तो ये सुमिन पता नहीं कहाँ रह गए। सामान लाने के लिए बोला था, अभी तक नहीं आए। इतने में युविका का 5वां पति सुमिन भी आ जाता है। सुमिन को देखते ही युविका कहती है, अब सुबह से गायब हो? बाजार भेजा था आपको, जंग लड़ने नहीं, अब आ रहे हो? अरे मैंने घर का सारा सामान ले लिया था, लेकिन तुम्हारी लिपस्टिक और नेल पेंट का कलर नहीं मिल रहा था, बस वही ढूंढ रहा था। कलर नहीं मिल रहा था या अपने आवारा दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे? नहीं नहीं युविका, मैं उनके साथ नहीं गया था। पर एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने दोस्तों के साथ था? मैं आप पांचों भाइयों की सारी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। एक नंबर के आलसी, कामचोर और झूठे। इतने में मिहिर खाना लगा देता है और सब बैठकर खाना खाते हैं। तो युविका अपने 5 पतियों से कहती है, कल मेरी बचपन की सहेली पूनम आ रही है अपने पति के साथ। आप सब लोग कल सुबह जल्दी उठकर अपना अपना काम कर लेना और अच्छा सा खाना बनाना। तभी युविका का चौथा पति सुयश बहुत ही भोले अंदाज में बोलता है, युविका जी, आपकी सहेली के कितने पति हैं? क्यों क्यों पूछ रहे हो आप? आपको इससे क्या मतलब? युविका जी, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि खाना कितने लोगों के लिए बनेगा? एक ही पति है उसका। सुयश, तुम्हें खाने की चिंता कब से होने लगी? खाना बनाना तो मेरा डिपार्टमेंट है। तुम्हें अमरूद और आम के पेड़ों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है? मिहिर की बात सुनकर चारों भाई हंसने लगते हैं। तो सुयश गुस्से से कहता है, देखिए युविका जी, ये चारों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। चुप हो जाओ। आप पांचों को खाते समय भी चैन नहीं है। सुयश जी का ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, नहीं तो अभी जाकर केले के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। इस पर दोबारा सभी हंसने लगते हैं। अगली सुबह 5 पति उठकर घर के काम में लग जाते हैं।
पूनम अपने पति के साथ युविका के घर आती है। सभी उसका स्वागत करते हैं। युविका और पूनम आपस में बातें करती हैं। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। तुम घर का काम कैसे करती हो? 5-5 पतियों का काम करना, तुम्हें परेशानी नहीं होती क्या? नहीं, मैं कोई काम नहीं करती, सब काम मेरे पति ही करते हैं। मैंने पांचों को ना काम बांट रखे हैं, लेकिन फिर भी पांचों मिलकर एक घर नहीं संभाल पाते। पूरा दिन इनके पीछे पड़े रहना पड़ता है। इनके बिगड़े हुए काम उन्हीं से ठीक करवाती हूँ। अरे तो तुम खुद ही कर लिया करो ना। ना बाबा ना, मेरे पति तो पहले से ही एक नंबर के आलसी हैं। मैं उनकी आदत नहीं बिगाड़ना चाहती। हाँ, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। मैं तो अपने घर का सारा काम खुद करती हूँ। घर में मेरे सास ससुर, 2 बच्चे और मेरा एक देवर भी है। सबका काम मैं ही करती हूँ, और काम भी बिल्कुल टाइम से और परफेक्ट। तुम अकेली होकर भी अपना सारा घर संभाल लेती हो, लेकिन मेरे पति 5-5 है, फिर भी मिलकर एक घर नहीं संभाल पाते। मुझे ना उनके सर पर खड़ा रहना पड़ता है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें शादी की फोटो दिखाती हूँ। युविका जैसे ही फोटो निकालने के लिए अलमारी खोलती है, अलमारी के सारे कपड़े उसके सर पर गिर जाते हैं। देखो पूनम, मेरे पतियों की हरकतें। पूनम और युविका हंसने लगती है। शाम को पूनम और उसका पति वहां से चले जाते हैं। इसी तरह युविका के दिन बीत रहे थे और युविका अपने पतियों से बहुत परेशान रहती है, क्योंकि वो कोई काम ढंग से कर ही नहीं पाते थे। एक दिन युविका अपने पतियों से खूब झगड़ा करती है। अब पांचों किसी काम के नहीं हो, कोई काम ढंग से नहीं होता आपसे। अब से आप कोई काम नहीं करोगे, अब से सारा काम मैं करूंगी। अब घर का सारा काम युविका करती है, लेकिन युविका को नौकरों की तरह काम करता देख उसके पतियों को अच्छा नहीं लगता। तो उसके पति एक एक करके उसके पास आते हैं। युविका लाओ, कपड़े मैं धो देता हूँ, तुम्हारे कमर में दर्द हो जाएगा। नहीं, आप रहने दो। आप अपना सीरियल देखो जिसमें पति 3-3 शादी कर लेता है। कपड़े धोने के बाद युविका सबके लिए खाना बनाती है। युविका, मैं खाना बना लेता हूँ, तुम आराम कर लो, सुबह से काम में लगी हुई हो। नहीं, मैं बना लूंगी खाना। वैसे भी आप खाने में कभी नमक ज्यादा डाल देते हो तो कभी रोटियां जला देते हो। ये लो अपना मोबाइल, गाना सुनो गाना। मैं तेरा तेरा हीरो नंबर, क्या था वो? युविका खाना बनाने के बाद बाहर घर का सामान लेने जाती है। तभी सुमिन कहता है, युविका कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ, घर का कुछ सामान लेने के लिए। अरे तुम क्यों जा रही हो? मैं चला जाता हूँ ना, बताओ क्या लाना है। रहने दो रहने दो। आप सामान लाने के बहाने अपने दोस्तों के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो और शाम को लौटते हो, इसलिए मैं खुद ही ले आऊंगी सारा सामान। युविका अकेले ही बाजार चली जाती है। इसी तरह वो अकेले ही पूरे दिन घर का काम करती है और अगले दिन भी वो अपने पांचों पति में से किसी को भी काम करने नहीं देती। युविका सुबह सुबह गार्डन में घास काट रही होती है। युविका जी, क्या कर रही हो आप? लाओ, गार्डन का काम हम कर देते हैं। नहीं, रहने दो। अभी आपको घास काटने बिठा दिया तो आप पूरा दिन यही गुजार दोगे। न जाने क्यों आपको बीवी से ज्यादा पेड़ पौधों से प्यार है। नहीं नहीं युविका जी, हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं जितना अपने गुलाब के पौधों से भी नहीं करते। सुयश की बात सुनकर युविका अपना सर पकड़ लेती है। गार्डन साफ करने के बाद युविका सबके कपड़ों पर इस्त्री करती है। तभी वहां विवान आता है। युविका, लाओ प्रेस मुझे दो। मैं देख रहा हूँ तुम कल से काम में लगी हुई हो। इतना काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, रहने दो। मुझे इन कपड़ों पर प्रेस करनी है, इन्हें जलाना नहीं है। तुम अगर इन पर प्रेस करोगे तो ये कपड़े पहनने लायक भी नहीं बचेंगे, इसलिए मैं खुद कर लूंगी। अब युविका ने जब से घर का काम संभाला है, घर एकदम चमचमाता रहता है। सारा काम टाइम से हो जाता है और सबको खाना भी समय से मिल जाता है। लेकिन ज्यादा काम करने की वजह से युविका की तबीयत खराब हो जाती है। युविका, हमने तुमसे मना भी किया था कि तुम घर का काम मत करो, लेकिन तुम किसी की सुनती कहाँ हो? जो तुम्हारे मन में आता है तुम वही करती हो। अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। पांचों भाई मिलकर सारे घर का काम करते हैं और युविका की देखभाल करते हैं।
अपने पतियों को मन लगाकर काम करता देख युविका सोचती है, चलो मेरा बीमार पड़ना कुछ तो काम आया। अब मेरे पति मन लगाकर काम कर रहे हैं, काम चोरी भी नहीं कर रहे हैं और मेरा कितना ख्याल भी रख रहे हैं। चौधरी परिवार रोज रात की तरह खाने की टेबल पर एकत्रित हो जाते हैं। अरे अंजलि बहू, ये देव नहीं आया क्या अब तक दफ्तर से? पता नहीं माँ जी, बारिश आ रही है ना, शायद इसीलिए लेट हो गया होगा। कितनी बार कहा है, ये रात के खाने के समय पर सभी घर वालों को इकट्ठा होना चाहिए। जिस घर में ऐसा नहीं होता वहाँ रिश्तों का तराजू बिगड़ जाता है। और प्लीज पापा, अब आप अपने ज्ञान की मोती बटोरना शुरू मत करिए। कॉलेज में पूरा दिन प्रोफेसर्स और घर में आओ तो आप। तभी वहां पर देव अपने हाथ में एक मिठाई का बॉक्स लेकर चेहरे पर खुशी की चमक लिए आता है। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबर लाया हूँ। सभी देव को देखकर चकित रह जाते हैं। अरे छोटा भांजे, ये तो ब्रिजवासी की स्वीट है ना? वाह 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 वाह। तो बाद में खुशखबर सबको टेल कर, अभी मुझे ये एक मिठाई का टुकड़ा ईट करने दे। अरे मामा जी, आप ही क्यों, सबका मुंह मीठा होगा आज। अरे देव बेटा, लेकिन खुशखबर क्या है? मेरा प्रमोशन हो गया है। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, सिवाय मालिनी के। देव सभी को मिठाइयाँ बांटता है और मालिनी सड़ी हुई शक्ल बनाए जलन के मारे तिल मिलाती है। आज तो हम बिना नाप तोल के देसी घी का हलवा बनाएंगे और भगवान को भोग चढ़ाएंगे। अरे हमारे छोटे पोते का प्रमोशन जो हो गया है। ये सही है दादी साहब का, मतलब हम जरा सा घी ज्यादा क्या डाल लें, आप और माँ जी तो तानों की लंबी लिस्ट बना देते हो। अरे मालिनी बहू, खुशियों के मौके पर यह सब चलता है। जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। कांग्रेचुलेशंस देव भैया। कांग्रेचुलेशंस देव। कॉन्गो देव चाचू। थैंक यू एवरीवन। और भांजे, अब तो तुझे हम सबको पार्टी तो गिव करनी ही होगी। अब और कोई बहाना नहीं बॉक करेगा। मेरा मतलब है चलेगा। जी जी मामा जी, अब तो आज का खाना तो रेडी हो चुका है, तो खाने के बाद मेरी तरफ से सभी के लिए आइसक्रीम पार्टी, वो भी आगरा के सबसे बड़े आइसक्रीम पार्लर में। अरे वाह वाह, जुग जुग जियो मेरे शेर पुत्र। क्या वाह वाह वाह, ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डायबिटीज है, ये भूलिए मत। आपको तो सिर्फ आइसक्रीम का एक ही निवाला मिलेगा। हाँ अरे क्या तुम भी भानुमती। दादी बाऊजी, आप दोनों की ये छोटी मोटी स्वीट नोक झोंक ना कभी कभी बहुत क्यूट लगती है। नजर ना लगे आप दोनों को। थु 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 थु। देव चाचू, मुझे ना बटर स्कॉच और वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम खानी है। सभी एक साथ खाना खाते हैं और खाने के बाद देव सभी के लिए आइसक्रीम लाता है। अगली सुबह देव और अंजलि अपने कमरे के लिए एक स्टाइलिश और महंगा टीवी लाते हैं, जिसे देखकर सभी चकित हो जाते हैं। वाओ, सच ए डिसेंट एंड क्लासी टीवी। देव भैया, ये नया मॉडल है ना? हाँ निर्मिति, मार्केट में हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला टीवी सेट है। वो हमारे कमरे का जो टीवी है ना, उसमें जो कलर इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी बाबा आदम ज़माने टाइप्स की हैं, और इस टीवी से हम हमारा फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग है ये। मालिनी को बहुत जलन होती है और वो फिर से अपनी बुरी शक्लें बनाने लगती है गुस्से से। चलो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। रुको, अभी तिलक लाते हैं। रुक्मिणी टीवी सेट पर स्वस्तिक बनाती है और उसकी आरती उतारती है। माँ, अब टीवी की भी कोई पूजा करता है क्या? कम ऑन, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। अरे तू चुप कर। जब भी कोई नई चीज घर में आती है तो उसका तिलक और आरती करके स्वागत किया जाता है, समझा? कांग्रेचुलेशंस बेटा,
कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भांजे, प्राउड ऑफ यू। ये टीवी तो बहुत महंगा है और तुमने बाय भी कर लिया। ग्रेट ग्रेट। कांग्रेट्स देवर देवरानी। बधाई हो छोटे। ऐसे ही प्रमोशन होने के बाद देव और अंजलि का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचे दर्जे का हो जाता है। वो लोग टीवी के साथ साथ अगले दिन अपने कमरे के लिए नया एसी भी खरीदते हैं और अपने कमरे में एक मिनी फ्रिज और नया फर्नीचर भी लाते हैं। इन सब से मालिनी को हद से ज्यादा ईर्ष्या होती है और वो अपने पति रौनक से अकेले में लड़ती है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम तो बड़े भाई हो उसके और वो तुम्हारा छोटा भाई होकर भी तुमसे आगे निकला जा रहा है और तुम बर्फ की तरह एक ही मंजिल पर जमे हुए हो। देखा ना कैसे एक दो दिन में ही उनके रहने सहने और उड़ने का तौर तरीका हाई क्लास हो गया। आज तो उस कलमुही अंजलि ने अपने लिए ऑनलाइन साड़ियां भी मंगवाई हैं, वो भी डिजाइनर। उफो मालिनी, तुम भी ना अपना ही राग आलापती रहती हो। अरे इंसान जवान से बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उम्र भर तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी और जेलसी कभी विराम चिन्ह नहीं लेगी। हाँ हाँ, तुम बस अपनी साड़ियों की दुकान संभालो। कहाँ साड़ियों की मिल खोलने वाले थे, 5 सालों से बस एक ही बोल बचन कर रहे हो। अरे क्रिश का फ्यूचर सिक्योर करना है या नहीं मुझे नहीं पता, हमारे कमरे में भी एसी टीवी और सारी शान और शौकत आनी ही चाहिए। मालिनी रौनक को इतना सुनाती है कि वो बेचारा अपना सर पीटने लगता है। दोपहर में आंगन में कपड़े सुखाते समय मालिनी सोचती है, देखो तो देवरानी मैडम के तेवर, नई चप्पल, नए कपड़े, इतना शाइनिंग मार रही है जैसे ऐश्वर्या राय हो। कुछ तो करना होगा, मैं यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती, हरगिज नहीं। मालिनी कुछ सोच, अपने इस खुराफाती दिमाग से कुछ आइडिया निकाल। मालिनी अपनी सास यानी कि घर की मुखिया रुक्मिणी के पास जाकर उसे भड़काने लगती है। माँ जी ये लीजिए आपकी फेवरेट बूंदी सेव, खाइए तो। धन्यवाद मालिनी बहू, आओ ना बैठो, तुम भी गटको हमारे साथ थोड़ी सेव। अच्छा माँ जी, मैं क्या कह रही थी, अब जैसे कि देव का प्रमोशन हो गया है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अब उसके पास पहले से भी दुगना पैसा होगा। इसलिए मैं ये कह रही थी कि अब से ना आप देव से ज़्यादा पैसे लिया कीजिए। उन्हें कोई संतान भी नहीं है, लेकिन रौनक और मुझे, हम दोनों को तो हमारे कृष के भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। रुक्मिणी गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, बात तो सही कह रही है मालिनी बहू। वही तो, अब आप ही देखो ना, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी हैं कि बस अपना ही कमरा सजाए जा रहे हैं। कल को तोड़ा ताड़ी करके रसोई और न जाने क्या क्या बनवा ले अपने कमरे में ही है। मैं तो कह रही हूँ आपको, इन्हें तो रत्ती भर भी अपने परिवार की नहीं पड़ी। अगर रहती ना तो वो हॉल के लिए भी नया एसी, नया टीवी सेट, नया फ्रिज, आपके लिए गहने, अरे क्या क्या नहीं बनवाते हैं। हाँ ये बात भी सही है। अरे माँ जी, मुंडी हिलाते हुए सही है मत कीजिए, जाइए एक माँ होने का हक मांगिए अपने सपूत से। हाँ एकदम सही कह रही है तू। रुक्मिणी वहां से उठकर चली जाती है। इस बार तो बहुत मात्रा में घी डाला है आग में, देखते हैं अब क्या करती है ये रुक्मिणी। रुक्मिणी थोड़ी देर बाद सबके सामने देव से कहती है, देव बेटा ये तो तूने बहुत गलत किया। मतलब खुद तो अपनी और अपनी बीवी की खुशियों को संवारने के पीछे तुला हुआ है, लेकिन तुझे अपने परिवार की कुछ नहीं पड़ी। ऐसा नहीं कि प्रमोशन हुआ है तो जरा घर में भी कुछ ला दूं। सही कह रही है रुक्मिणी बहू, ये टीवी दिन में 100 बार बंद चालू होता है और अचानक मेन सीन पे ही अटक जाता है, जब सास और बहू दोनों का खुलासा होने वाला होता है मेरे सीरियल में। हाँ और फ्रिज तो पूछे मत, इतना पानी टपकने लगा है उसमें से,
और कूलिंग भी नहीं हो रही बिल्कुल भी। तभी अंजलि और देव हंसने लगते हैं और सभी उन्हें हैरानी से देखते हैं। हमने क्या कोई जोक सुनाया है जिसके चलते तुम दोनों ठहाके लगा रहे हो? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। दरअसल आप लोगों ने हमारे मुंह की बात छीन ली। हमने घर के लिए भी टीवी, एसी और फ्रिज बुक कर लिया है। क्या? सच में? हाय रे मेरे लाल, सच में बच्चे हो तो तुम जैसे। ये सुनकर मालिनी एकदम से चौंक जाती है और रौनक उसके पास आकर धीरे से कहता है, देखा, देव और अंजलि का दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी चाल इस बार भी नाकामयाब रही। शट अप। तुम ना ऐसे की ऐसे ही रहोगे, बराबर ही करोगी तो ऐसा ही होगा। मन अच्छा रखो, अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। अब देखना, अगली बार तो ऐसी चाल चलूंगी कि इन दोनों का गुरूर ऐसे टूटेगा कि बस पूछो मत। इस तरह पूरा परिवार खुशी से झूमने लगता है, लेकिन मालिनी का मुंह लटका ही रहता है। अब देखते हैं मालिनी कौन सा बड़ा पैंतरा आजमाती है देव और अंजलि से बदला लेने के लिए। जुड़े रहिए इस जॉइंट फैमिली से। मिलते हैं अगले भाग में। नियति एक मॉडर्न परिवार में पली बड़ी लड़की थी। उसकी शादी अभिमन्यु के साथ हुई। अभिमन्यु का परिवार भी शहर में ही रहता था, लेकिन अभिमन्यु के परिवार वाले काफी पुराने ख्यालों के लोग थे। अभिमन्यु के परिवार में अभिमन्यु की माँ उर्मिला के साथ साथ अभिमन्यु की दादी भी रहा करती थी। अभिमन्यु की माँ और उसकी दादी दोनों ही काफी पुराने ख्यालों की थी। नियति एक ऑफिस में अच्छी नौकरी किया करती थी। उसे रोज सुबह ऑफिस जाना होता था। एक दिन ऑफिस जाने से पहले, मम्मी जी आज मेरे ऑफिस में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। ठीक है बहू, जल्दी जाना है तो कोई बात नहीं, पर ये बता कि खाने की पूरी तैयारी करके जा रही है या नहीं? हाँ मम्मी जी, सब्जी काट कर रख दी है, आटा भी लगा दिया है, बाकी दाल आप प्लीज़ बना लीजिएगा ना। बस इसीलिए मॉडर्न लड़की से शादी नहीं कराना चाहती थी मैं अपने अभिमन्यु की। आजकल की लड़कियां ना अपनी सास पर आर्डर चलाती है। अरे तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप सही कहती हैं माँ जी, मुझे देखिए इतने साल हो गए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। मजाल जो घर का काम किए बिना इस घर से कदम भी बाहर रख दूं। आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन आप जॉब नहीं करती ना। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, बाहर से क्लाइंट आ रहा है, मैं शाम को आकर सारा काम कर दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इस तरह की लापरवाही मेरे घर में नहीं चलेगी। अरे मम्मी, आपको तो पता है ना नियति जॉब करती है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। जाने दीजिए उसे, वैसे भी सारा काम तो कर चुकी है। देखा, अब ये भी अपनी बीवी की जुबान बोलने लगा। आजकल के लड़के भी ना बीवी आई नहीं और बस उसी के पल्लू से बंधे रहना चाहते हैं। अरे जाओ भाई जाओ, ऑफिस जाओ। शाम को नियति ऑफिस से लौट कर आती है। आ गई महारानी, आप जा करके बना लो खाना, सुबह का काम तो मैंने कर ही लिया था। आप जल्दी से करो वरना तुम्हारी दादी बहुत नाराज हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, बस 2 मिनट, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अभी आकर किचन का काम करती हूँ, बस कपड़े चेंज कर लूँ। काम के नाम पर तुम्हारे पेट में दर्द होने लग जाता है। ये भी सही है भाई। नियति कपड़े चेंज करके रसोई में खाना बनाने के लिए घुस जाती है। ठीक उसी वक्त अभिमन्यु नियति को आवाज देता है। अरे नियति, अगर घर के काम से फ्री हो जाए तो बताना, पास वाले मंदिर चलकर आते हैं, बहुत दिनों से गया नहीं हूँ। तुम खाना बना लो, फिर साथ में चलते हैं। नहीं अभिमन्यु, आज मैं आपके साथ मंदिर नहीं चल सकती, फिर कभी चलते हैं। देख ले भाई, मॉडर्न बीवी एक बात नहीं मानती। दादी वो बात नहीं है, एक्चुअली मैं मंदिर नहीं जा सकती, मेरे पीरियड्स आए हुए हैं।
हे राम, ये क्या गजब कर दिया तुमने। अगर ये बात थी तो फिर रसोई में क्या कर रही है। चल चले बाहर, निकल निकल बाहर। अरे पागल हो गई हो क्या बहू? अगर ये बात थी तो बताना चाहिए था ना। अब देखो मुझे पूरी रसोई को पवित्र करना पड़ेगा गंगा जल छिड़क के। जल्दी बताओ तुमने किस किस चीज को हाथ लगाया है? आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे मैं कोई अछूत हूँ? खाना ही तो बना रही थी। कहा तो था आपसे कि पेट में दर्द हो रहा है। अरे तो मुझे क्या पता था कि इस वजह से पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगा ऑफिस में कुछ खाया होगा उल्टा सीधा। अब जा रसोई से बाहर जा और बाहर जाकर बैठ। और सुन, ये अपनी प्लेट पकड़, वहां नीचे सामने जमीन पर बैठकर खाना। किसी को हाथ मत लगाना। लेकिन मम्मी जी हुआ क्या है? मैंने आखिर किया क्या है? अरे कैसी लड़की है, इतना भी नहीं समझती कि महीने के इन दिनों में रसोई के अंदर जाना मना होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ खाने को चाहिएगा, पानी पीना होगा तो मुझसे कहना, मैं दे दूंगी। तुम्हारे बर्तन अलग रहेंगे। और हाँ, अपने बेडरूम में बेड पर मत सोना। अभिमन्यु के पास सोने की कोई जरूरत नहीं है। 3-4 दिन जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना। अरे ये क्या बात हुई? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी बैक में पेन हो रहा है। इस टाइम पे तो मुझे बेड पर सोने की ज्यादा जरूरत है, आराम की जरूरत है। और आप लोग कह रहे हैं कि मुझे जमीन पर बैठना है, जमीन पर सोना है। अभिमन्यु, क्या हो रहा है ये सब? देखो नियति, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता यार। प्लीज समझ जाओ ना। नियति खाना खाकर अपने कमरे में आती है और चुपचाप जमीन पर सोने लगती है। नियति अपने सास की बातें सुनकर बहुत दुखी थी। अभिमन्यु, ये क्या तरीका है? अब मुझे बार बार पीने का पानी भी मम्मी जी से मांगना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जग में भर के पानी मैंने यहाँ पर रख दिया है। तुम ये पी लो, और कुछ भी चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई अछूत हूँ जो घर की किसी चीज को टच भी नहीं कर सकती। मंदिर में नहीं जाते ये तो मैंने सुना था, लेकिन घर के अंदर इस तरह से रहना, ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगली सुबह नियति तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। वापस जाओ अपने कमरे में जाओ। आंखें बंद करो जल्दी से अपनी। क्या हुआ दादी? आप यहाँ आंगन में बैठकर कपड़े चेंज कर रही हैं क्या, जो मुझे आंख बंद करने के लिए कह रही हैं? अरे मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। देखती नहीं तेरी सास आंगन में अचार बना रही है। हाँ तो ठीक है ना दादी, मैं कौन सा मम्मी जी का अचार लेकर भाग रही हूँ। अरे मोटी बुद्धि भाग नहीं रही है, तो अभी महीने के उन दिनों में है। ऐसे दिनों में अगर तेरी नजर भी अचार पर पड़ गई ना, सारा खराब हो जाएगा। अरे लेकिन मेरे पीरियड्स में होने से आपके हाथ का बना हुआ अचार खराब हो जाएगा? ये क्या लॉजिक हुआ? ऐसा कब से होने लग गया? दादी जैसा कह रही है वैसा करो। या तो चुपचाप अपने कमरे में जाओ या फिर सीधे ऑफिस निकलो। लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट करना है, कुछ खाना है, और मैं अपने हाथ से कुछ ले भी तो नहीं सकती जब तक आप नहीं देंगी। मैं कुछ खा नहीं लूंगी तब तक ऑफिस कैसे जाऊंगी? हे भगवान, कैसी बहू गले पड़ी है। अच्छा ठीक है, बाहर गैलरी में जाकर बैठो, वही मैं प्लेट में खाना लगा कर देती हूँ। अपने ही घर में अछूतों जैसा बिहेवियर, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। अपने ससुराल वालों की ये सारी बातें सुनकर नियति को बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, और इसीलिए अगले दिन शाम के वक्त परेशान होकर नियति अपनी सास के पास गई और उनसे पूछने लगी, मम्मी जी, मुझे ना ये सारी बातें समझ में नहीं आती। अगर कोई औरत महीने के उन दिनों में होती है तो उसे रसोई में जाने से, किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना क्यों करते हैं? और दादी को देखिए ना, वो तो सीधे चिल्लाना ही शुरू कर देती हैं। देख बेटा, तुझे तो इस बात पर खुश होना चाहिए, और वैसे ना ये बात गलत भी नहीं है। वो क्या है ना, पुराने जमाने में कुछ नियम औरतों की सहूलियत के लिए बनाए गए थे।
इन 3-4 दिनों में औरतों को बड़ी परेशानी होती है और इसीलिए उन्हें रसोई के काम से दूर रखा जाता है ताकि उन्हें रसोई में काम न करना पड़े। सीधी सी तो बात है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं गलत समझ रही थी। मतलब मेरी हेल्थ यानी कि औरतों की हेल्थ के पर्पस से ही नियम बनाया गया है। हाँ, नहीं तो क्या। मैं दादी के सामने तुझे कुछ कह नहीं सकती ना, इसलिए तुझे ये बात समझा नहीं पाई, पर अब तो समझ में आ गया ना। अब कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। इसी तरह समय बीता और कुछ महीनों बाद अचानक से उर्मिला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी, वो वैसे भी घर का कोई काम नहीं करती थी और नियति एक बार फिर से अपनी पीरियड्स में हो गई थी। अब उसके सामने प्रॉब्लम ये थी कि घर का काम कौन करेगा। अब जमाने के हिसाब से पुराने नियमों को भी बदल देना चाहिए। कोई बात नहीं नियति बेटा, तू जा रसोई में काम कर ले। लेकिन दादी, ऐसे टाइम में मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। मुझसे खड़े होकर खाना बनाना और बाकी के सारे काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता। और आप ही तो कहती थी ना, ऐसे वक्त में रसोई के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। तो अब क्या करे, तेरी सास की तबीयत इतनी खराब है, तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन करेगा काम। दादी, हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं या किसी कुक को बुला सकते हैं। और देखिए ना, ऑफिस का काम करना और फिर पीरियड्स के टाइम में घर का सारा काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है दादी। बहुत थक जाती हूँ मैं। हाँ दादी, नियति ठीक कह रही है। पहले तो जब माँ सारा काम कर लेती थी तो नियति को किसी भी चीज को टच तक नहीं करने देती थी, और अब अगर मम्मी की तबीयत खराब है तो हम नियति की हेल्थ को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है बेटा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। बाद में हम गंगा जल छिड़क कर रसोई को पवित्र करेंगे। अभी खाना बनना बहुत जरूरी है। कितनी कमाल की बात है ना, हम अपने हिसाब से कैसे पल में नियमों को बदल देते हैं। पहले हम पीरियड्स के टाइम में औरतों को किचन में नहीं जाने देते और उन्हें ऐसा फील करवाते हैं जैसे वो अपने ही घर में अछूत हैं। और उस वक्त ये कहा जाता है कि ऐसे नियम तो औरतों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। लेकिन हम ये भी नहीं देखते कि आजकल की औरतें ऑफिस का भी काम करती हैं, घर से बाहर भी जाती हैं और महीने के उन दिनों में भी हर वो काम करती है जो नॉर्मल डे को या डेली लाइफ में करती है। यानी कि जमाना चाहे पुराना हो या नया, कुछ न कुछ अलग नियम बनाकर हम औरतों को कभी मेंटली और कभी फिजिकली परेशान करते ही रहते हैं। और ऊपर से कहते हैं कि सारे नियम और कायदे औरतों के हित के लिए ही बनाए गए हैं। कमाल है। चलो, आप इतना बोल रही हैं तो चली ही जाती हूँ मैं रसोई में। नियति रसोई में जाती है और अचानक वहां से बाहर झांकते हुए बोलती है, अरे दादी, मैं बताना भूल गई, गंगा जल खत्म हो गया है।